आप सभी का मेरे चैनल सैनी गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि अपने इस चैनल और वीडियोस के माध्यम से मैं रूट लेवल पर इवन नॉट ओनली दोज पर्सन्स और एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन द गुड कंपनीज और इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं रूट लेवल पे वो सभी युवा जो अपने टैलेंट के बेस पे अपनी लिए खुद रास्ता चुनते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, तो मैं उन लोगों से भी मिलवाना चाहती हूँ ताकि और सबको एक प्रेरणा मिले। क्योंकि देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऑब्वियसली इंडियन सोल, इंडियन जो सिटीज़न है, इंडियन जो हम भारतीय है, वो ज़्यादातर गांव से जुड़े हैं और सभी लोग गांव से जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हर गांव में हर जगह प्रतिभाएं हैं और वो प्रतिभाएं अपने क्षेत्र में भी, अपनी जगह भी अपनी काबिलियत से अपनी जगह बना सकती है, अपने लिए स्वरोजगार बना सकती है, अपनी पहचान बना सकती हैं। तो आइए उसी दिशा में आज आपको हम एक ऐसे अपनी एज उम्र के हिसाब से सफल व्यक्ति से मिलवाएंगे जो कि अभी ही इज़ वेरी यंग, और इनसे हम आपको मिलवाते हैं। और मैं अगर इनकी आपका परिचय दूं तो इन्होंने खुद के एफर्ट से ही अपनी पहचान बनाई है और आज ये पिछले 4 सालों से एक ही कंपनी से जुड़े हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं। आप हैं मिस्टर अंकित सक्सेना जी। और अंकित, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। और मेरे को आपके बारे में जब पता लगा तो मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे मेरी मदर ने बताया कि एक ऐसे बच्चा है, अपनी मेहनत से देखो वो यहाँ पे जमा हुआ है, काम कर रहा है। मेरी बहुत इच्छा थी कि चूँकि मैं अक्सर बाहर ही रही हूँ अभी कुछ समय से, व्यक्तिगत रीज़न से यहाँ बिजनौर में हूँ, तो मैं जानना चाहती थी कि मम्मी किस तरह की यहाँ ग्रोथ चांस है, किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी लोग अपनी खुद के मेहनत से प्रयास कर रहे हैं। कि यूजुअली पहले ऐसा होता था हमारे समय पे, अभी होता है कि लोग डिग्रीज लेके उनको लगता है कि हम बाहर बड़े शहरों में मूव करें। और ऑब्वियसली हर व्यक्ति का अपना आउटलुक है, उसकी अपनी इच्छा है कि वो किस तरह से ग्रोथ चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आज हम इसी बात को आपको बताएंगे कि अपॉर्चुनिटी सब जगह होती है, क्योंकि आवश्यकता सब जगह होती है। जहाँ आवश्यकता है वहीं पर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कि आप मेडिकल विधा से जुड़े हुए हैं, तो मेडिकल में आप देखिए ना, अब मैं अगर इस ज़िले की ही बात करूँ तो यहाँ काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी प्राइवेट डॉक्टर्स अपने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल को बना करके उनको मैनेजमेंट भी उनका है और वो अच्छी तरह से उस प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पेशेंट भी हैं। तो हम इनसे एक बार क्यूरोसिटी से मैं बात करना चाहूँगी और उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है कि वो कुछ कुछ की फैमिली कंडीशंस या व्यक्तिगत कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि वो कभी बाहर नहीं जा सकते थोड़े टाइम के लिए। तो वो ऐसा ना सोचे कि ग्रोथ एक पर्टिकुलर जगह ही मिलती है, ऐसा नहीं है। ग्रोथ हर जगह है जहाँ हम अपने लिए कुछ प्रयास करके हम अपने कैलिबर स्किल से अपनी जगह को बनाते हैं, और जगह को पाना और उसको मेंटेन करना और उसको आगे बढ़ना। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं आज अंकित जी से। तो अंकित जी, थोड़ा आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अंकित सक्सेना है और मैं बिजनौर का ही रहने वाला हूँ और हमारी खुद की फर्म है एसेंशियल फार्मेसी के नाम से। और ये लगभग 4 साल से ज़्यादा हुए इस फर्म को चलते हुए। ओके अंकित, तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया? मैंने कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर रखी है। ओके, तो ठीक है। आप ग्रेजुएशन तो मीन्स ग्रेजुएट होना मतलब ये होता है कि मैंने अपने आप में यहाँ पर एक लेवल लगा लिया कि मैं आगे कहीं भी किसी जगह एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो सॉरी, आप मेडिकल लाइन में कैसे आए फिर? मेडिकल लाइन में तो मैं 12th क्लास से था। एक्चुअली पहले होम्योपैथी का था, उसके बाद फिर अब आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों में आ चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले 12th के बाद कोई ऐसा कोई खास पढ़ाई होती नहीं है, जैसे आजकल प्राइवेट आप चले जाएँ, रेगुलर में जाएंगे या प्राइवेट में जाएंगे, अगर कोई ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें लगभग 70 to 75% 12th तक का ही आता है, आपने देखा होगा। तो ज़्यादा पढ़ाई करते रहे, एक 1 डे बिफोर अगर आप पढ़ाई करते तो उससे काम चल जाता है। ऐसे करते तो इसलिए फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस करिए। उसलिए अंकित ने मुझे बताया कि इनको ऐसा लगा, इनका अपनी सोच रही कि भाई मेरे को जो है, अगर 12th के बाद से इनको था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जो है एक अपना प्रोफेशन भी चुनूँ। तो इन्होंने मेडिकल की लाइन अपनी जो ग्रेजुएशन की इन्होंने कंप्यूटर साइंस में की है और साथ साथ इन्होंने होम्योपैथी की सेल्स की लाइन चुनी। ओके, तो अंकित आप ये बताइए कि यहाँ को अपॉर्चुनिटी कैसे मिली जहाँ काम करते हैं?
हाँ, तो मैं अपने ब्रदर के थ्रू लगा था, मतलब कि जहाँ ओके। बड़े भाई थे वो, हाँ, जहाँ डॉक्टर राउतिया की जी हैं उनके यहाँ पे पहले वो एम्प्लॉय थे। फिर मैं वहाँ गया, मतलब बड़े भाई के थ्रू मेरे मुझे वहाँ पे स्टार्ट करा। उसके बाद फिर मैं वहीं पे रहा। तो सेम सेम वर्क। सेम वर्क है। ओके। और फिर सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई मुझे, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राउती जी ने मुझे सारी चीज़ें सिखाई, मेडिसिन के नाम सिखाया, कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये बताया। सब चीज़ सीखने के बाद 3 महीने लगे मुझे लगभग सीखने में। फिर उसके बाद कोई इशू नहीं आया, फिर तो लगातार काम चलता गया। फिर उसके बाद मैंने कहीं और भी जॉब करी। फिर मैं इसमें लाइन मुझे यही अच्छी लगी, तो मैं इसी में आ गया फिर से। अच्छा अंकित, हमें ये बताओ, और जैसे आपने फर्स्ट टाइम आप गए, आप रेफरेंस के थ्रू लगे आप। जी जी तो आपने होम्योपैथी में पहले काम किया था, जी। है? फिर आप रेफरेंस से यहाँ लग गए। हम्म। तो 3 महीने जो आपका ट्रेनिंग का दौर रहा, वो आपका क्या अनुभव है उस बारे में? अनुभव तो बड़ा अच्छा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कि जैसे शायद कॉलेज और स्कूल्स में नहीं सिखाते हैं इस तरीके से उन्होंने सिखाया। बातचीत करते करते मैंने लगभग 3 महीने में सब चीज़ सीख लिया था। अच्छा। उन्होंने इतना ही मुझे, ना मैंने कुछ नाम, सिर्फ वो ये कहते थे डेली सिर्फ नाम पढ़ते रहो, और नाम पढ़ते 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 सब समझ में आ गए। फिर उन्होंने अपने जो वो जैसे राइटिंग लिखते हैं तो वो कैसे समझे, तो उन्होंने डेली एक नाम पढ़ते थे तो वो बताते ये ऐसे है ये ऐसे है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर उसके बाद फिर उन्हें आप तक मुझे अब कोई इशू नहीं आता, सारी लैंग्वेज पकड़ लेगा, आप कोई कैसे भी किसी भी तरीके से लिख लेंगे। अच्छा, तो ये बताइए, तो उन 3 महीने में आपको क्या सैलरी वगैरह मिली थी? सेल मिली थी, उन्होंने अपने, मतलब कि जो भैया थे तो उन्होंने शुरू में तो 500 रुपीज़ दिए थे फर्स्ट टाइम। पर एक महीने में, हम मतलब एक पर महीने मंथ? एक महीने ओके। में। फिर भैया ने कहा था अब तुम सीख गए हो तो अब 2000 पर मंथ रखा मैंने। फिर 1.5 साल 2000 पर मंथ पे वर्क करा। फिर उसके बाद फिर 2 साल के बाद मेरी 1000 रुपीज़ सैलरी बढ़ी, 3000 हुई। 3000 के बाद मैंने 1.5 साल फिर वही काम करता रहा, फिर वो करता रहा, फिर अब बढ़ गई है मेरी सैलरी। चलो गुड। तो अब अच्छी देखिए खासी इन्होंने ठीक ठाक है सैलरी। कितना कितना जी कितनी अच्छी बात है सब युवाओं को बताई है कि स्टार्टिंग में देखिए काफ़ी युवा ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि यार मैं ग्रेजुएट हूँ, या क्योंकि उनको इतना अनुभव नहीं होता, वो सोचते हैं मेरे को एक ह्यूज अमाउंट मिलना चाहिए सैलरी में, या मार्केट के रेट के हिसाब से मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जो कैरियर की इनकी रफ्तार हो जाती है ना, उसमें पीछे हो जाते हैं। क्योंकि वो उस समय को, जब उनको देखिए, जब मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ और मैं कंपनी को आउटपुट पूरा नहीं दे पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे एक स्टाइपेंड लाइक ज़रूरत होगी। जी लेकिन अगर वो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं उसमें सीखती हूँ, सीख के जब मेरी खुद की पहचान बन जाएगी तो मेरी अपनी ग्रोथ होगी। तो काफ़ी युवा जो है, अंकित आपने भी अपने आस सराउंडिंग में देखा होगा, वो इसलिए अपने करियर की ग्रोथ में, करियर पाथ में थोड़े पीछे रह जाते हैं, एक जगह स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सैलरी की डिमांड एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन चूंकि अंकित ने क्या करा, इन्होंने विवेक से काम लिया, इनको जो सैलरी और स्टाइपेंड लाइक ऑफर हुआ, इन्होंने उस स्टाइपेंड पे काम किया, बिल्कुल बारीकी से काम को सीखा, और आज इनकी मार्केट में अपनी पहचान भी है, और साथ ही आज ही इज़ हैप्पी विद दिस वर्क। वो अपनी जो एक इनकम है उससे सेटिस्फाइड हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट हमें इनसे बात करके पता लगा, और सभी युवक और युवतियाँ या जो काम कर रहे हैं जिनको अनुभव भी है, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये पाठ इनसे सीखना चाहिए कि एकदम बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी धीरे धीरे वक्त के हिसाब से मिलती है। उसके लिए हमें खुद सैलरी उस को पाने के लिए खुद के एफर्ट्स करने होते हैं, कहीं ना कहीं त्याग भी करना होता है, डिवोशन भी देना होता है। अच्छा अंकित, ये बताइए, तो आपका करंट में जॉब प्रोफाइल क्या है? करंट में मैं एसेंशियल फार्मेसी पर सुपरवाइज कर क्या क्या सुपरवाइज करते हैं आप? मतलब कि ऑर्डर लेना, हाँ, ऑर्डर को हाँ, पहुंचाने तक का, हाँ, मार्केट अरे, में आ कोई जाओ, बैठ इशू जाओ। नहीं हो, मार्केट का कोई इशू आ रहा है पेमेंट से रिलेटेड या कोई भी ऑर्डर से रिलेटेड, उसे सॉल्व करना, बस यही काम है मेरा। और मतलब कि किसी तरीके से मतलब कि जो पार्टी है उन्हें कोई इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो आप एक स्टॉकिस्ट की मतलब हैसियत से और उससे हाँ काम करते हैं, जी तो आपका सबसे पहले एक, क्योंकि आप पुल में यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ कस्टमर है, आप बीच में हैं, तो आपका जो काम है वो ये है कि आपका जो कस्टमर है तो उनको ऑर्डर की डिलीवरी टाइम से हो, प्लस आप ऑर्डर को भी थोड़ा सा अवेयर होके और बहुत ही मतलब रेगुलर वे में उसको कोडिंग करें और फिर उसको फॉलो अप लें, जी उसी हिसाब से आप स्टॉक भी मेंटेन करते हैं। जी जी ओके, अब देखिए 3 तरह के काम देखते हैं। पहला तो सेल्स का देखते हैं, है ना, कि प्रोडक्ट को
सही हाथों पे पहुंचाना। दूसरा ये क्लाइंट हैंडलिंग देखते हैं, जी कस्टमर हैंडलिंग कस्टमर देखते हैं। हैंडलिंग। तीसरा ये स्टोर या स्टॉक देखते हैं। जी तो ये 3 तरह का इनका जॉब प्रोफाइल है। इस ओके, तो अच्छा ये बताओ अंकित, तो स्टोर कैसे मैनेज करते हो आप? स्टोर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज हो जाता है सारा, लगभग वो अच्छा। मार्क सॉफ्टवेयर है, उसे पूरी तरीके से अगर आप चलाएंगे तो उसमें सब चीज़ इशू नहीं आएगा आपको ज़्यादा। अगर आप रेगुलर कर रहे हो, अगर रेगुलर नहीं करेंगे, बीच में कोई गैप हो जाएगा या मिस्टेक्स हो जाएगी तो फिर आपको थोड़ा सा इशू आएगा। फिर आप स्टोर को फिर खुद से लगे मैनुअली चेक Verify करना पड़ेगा, करेंगे, मैनुअली उसको चेक check करना करेंगे। पड़ेगा। और एक एक मेडिसिन चेक करना यानी कि बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता हाँ है। वही। क्योंकि आप ये समझे, अगर आप अगर 2 लाख का माल मंगा रहे हैं मेडिसिन में, टैबलेट्स में, एक एक टैबलेट्स बहुत इतनी सारी आ जाएगी। हाँ 2 लाख का माल में बहुत सारा माल आ जाएगा, ये छोटा सा नहीं आएगा कि ये एक ही माल है चलो गिन लो, ऐसा नहीं है। मैंने भी उसमें हेल्थ मैनी टाइप्स उसके हो जाएंगे ना, हाँ नाम तो उसको फिर लिखना पड़ेगा, फिर उसका काउंटिंग करनी पड़ेगी, काउंटिंग करने के बाद फिर उसे देखना पड़ेगा, मार्क्स सॉफ्टवेयर से मैच करना है, कौन सा हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है, कोई माइनस में तो नहीं आ रहा है, तो उसे फिर सॉल्व करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने भी हेल्थ केयर कंपनी में काम किया था, रिसेंट हेल्थ केयर में तो प्राइमा केयर और साइटो केयर दोनों था। तो मेरे को स्टोर से यही बार बार उनकी वो आती थी कि वो दवाइयों के नाम कुछ एक से होते हैं। किसी का बायोडीन है, किसी को स्पेलिंग एक उधर हो, उसको बायोडीन ही बोलेंगे, हाँ। कोई टैबलेट ही बायोडीन की आ गए, लिक्विड जी ही। जी जी तो वो जो स्टॉक था, जो बैलेंस शीट फाइनल होती थी, तो उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता था उसमें तब होता है, कि वो इतनी स्टॉक कैसे कम हो गया, उसको फिजिकल वेरीफाई करके आओ, फिजिकल 500 वेरीफाई टैबलेट करना देखो। पड़ता है। तो ये बहुत टफ टास्क था। तो ये आसान नहीं होता। और देखिए ही डज दिस वर्क। तो ये इन्होंने प्रैक्टिस से सीखा है, जबकि इन्होंने 12th के बाद काम करना स्टार्ट किया और ग्रेजुएशन के साथ अपना जॉब किया, और आज इंडिपेंडेंटली ही हैंडलिंग है स्टॉक। तो देखिए स्टॉकिस्ट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें पेमेंट को लेके आपका क्या रहता है? पेमेंट का मार्केट से जो पेमेंट आता है वो पहले वेरीफाई करना पड़ता है कि वहाँ पे कोई ऐसा इशू तो नहीं आ रहा है कि डैमेज स्टॉक या एक्सपायर एक्सपायर हो जाए, तो वो अगर वापस आएगा उसके बाद फिर वो पेमेंट पे फिर वो इशू करेगा, जो पार्टी होगी वो इशू करेगी। तो उसको पहले रीचेक करना पड़ता है, जो हमारा सेल्स हुआ जाता है वो चेक करता है, और फिर उसके थ्रू कभी फिर मार्केट में मैं भी चला जाता हूँ, कई बार मुझे भी जाना पड़ता है कि एक बार रीचेक मैं भी कर सकता हूँ कि कभी भी जाके कि कभी जो सेल्स हुआ है कोई इशू तो नहीं हो रहा सेल्स वेज के साथ, या कुछ उसकी तरफ से कोई मिस हैंडलिंग तो नहीं हो रही, तो वो चीज़ से सॉल्व हो जाती है, तो कोई इशू नहीं आता है। अच्छा अंकित, आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पाते हो आप? आपने बोला आप इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहते जी हैं। जी। और जैसे अंकित ने हमें बताया कि साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, और बाकी जो इनका आज का जो एक ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट जॉब की तो तैयारी कर ही रहे हैं। वो ईश्वर इनकी इच्छा पूरी करे, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं काम की बात करूँ, प्रोफेशन की, तो सेल्स में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? आज से 5 साल लगभग लोगों मैं जो बाहर दिल्ली में जॉब करते हैं ना, जो लोग दिल्ली में जाके जॉब सैलरी ऑक्यूपाइड करते हैं, मैं उससे ज़्यादा मैं यहाँ अर्न कर लूँगा, मुझे इतना पता है। What the great thing is yesterday, और कितने युवाओं के लिए इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है, बहुत बड़ा संदेश है। आप सब जो देखेंगे इस वीडियो को, आप खुद भी देखिए। उन्होंने कहा जो मेट्रो सिटी में सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी प्रोफेशनल इस लाइन में, तो उस जगह अपने आप को यहाँ पे मेहनत करके लाना चाहते हैं। तो ऐसे में लगता है आप यहाँ कैसे कर सकते हो? आप तो काम करते हो। जी, बट ये यहाँ पे सिर्फ आपको सेल्स बढ़ानी है, मेन ये है। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं करना रहता है। अगर आप सेल्स के लाइन में हो तो आप जितनी सेल बढ़ाएंगे उतना जाहिर सी बात है आपका मार्जिन भी बढ़ेगा, आपको बचत भी होगी और उसी में सैलरी बढ़ेगी। ये चीज़ है मेन। तो बस सेल्स ही बढ़ानी है, इसमें एक ही काम रहता है, मेन सेल्स है, और कोई ज़्यादा खास बड़ा काम नहीं है। और सबसे बड़ा काम है फ़ोन पे ऑर्डर लेने हैं, और बाकी लोग भी काम करते हैं, तो MR लोग भी काम करते हैं उनके साथ, हमारे साथ, तो वो भी ऑर्डर लाते हैं, हम भी लेते हैं, तो साथ में जब काम करते हैं तो अच्छा सेल जाता है। और जैसे जैसे ये सेल बढ़ेगी जाहिर सी बात है मेरी भी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई। वेरी गुड थिंग। देखिए बहुत अच्छा संदेश, बहुत एक की संदेश जो है अंकित ने सब लोगों को दिया है, मुझे भी दिया है, सब लोगों को, कि आप कभी दिमाग में इस गलतफहमी में नहीं रहे कि आपको मेट्रो सिटी में ही ग्रोथ चांस मिलेगा। अगर आप में कैलिबर है, आप अपना रास्ता बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिस लाइन में है आप जहाँ हैं वहाँ भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा अंकित ये बताइए कि कोरोना काल में कोई दिक्कत हुई थी आपको? जी, वो कोविड में बहुत इशू आया था, वर्क ही नहीं हो पाया क्योंकि ज़्यादा
क्योंकि पेशेंट्स जो थे सारे हॉस्पिटल्स में माल पहुंचाना, ऊपर से सेल्स में की दिक्कत थी। तो इसी बीच में हमारे एक भैया हैं वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा हट करना पड़ा था कुछ दिनों कोरोना के से लिए। ही एक्सपायर। हाँ, कोविड से ही एक्सपायर हुए थे और इसलिए वो बंद करना पड़ा था तब तक। फिर उसके बाद हमने जब ये थोड़ा कम हुआ है तब हमने स्टार्ट करा दोबारा से। गुड। अच्छा तो अंकित ये बताओ, आज के दौर में जो भी कोविड की पोजीशन है या किसी भी रूप में आ रहा है, डेल्टा 3 है या अभी एक और नए उसमें है, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप हेल्थ केयर लाइन से जुड़े हुए जी हैं कि क्या अभी मास्क को यानी लोगों को मास्क वगैरह पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए, आप संदेश बिल्कुल पहनना चाहिए। मास्क पहले बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा लगता ही है कि अभी कम हुआ है। आप डेली की न्यूज़ देखेंगे तो पता चलेगा कि 71,000 और 1 लाख ये जो आंकड़े हैं वो एक्चुअल बताते नहीं हैं। Yes. एक्चुअल तो आते ही नहीं है, न्यूज़ में जितने भी आते हैं वो थोड़ा सा कम आते हैं। एक्चुअल उसकी मात्रा बहुत होती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ जरूर करें, हम आज भी करते हैं अपने मेडिकल में। अच्छा जी, और दूसरी बात ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए आप अपनी सुरक्षित हो, सब आप सुरक्षित। सुरक्षित हो तो कोई दूसरा सुरक्षित है। आप ही सुरक्षित होने चाहिए। मेन तो आप ही हैं। आपका परिवार है, आपकी हेल्थ है, बिल्कुल। आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा अंकित, आपको फैमिली सपोर्ट कहाँ से मिलता है, कैसे कैसे मिलता है इस काम में, क्योंकि आप बचपन से लगे हो, ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट तो है। हाँ, मदर का है पूरा। अच्छा, मदर कैसे सपोर्ट करती हैं आपकी? हर तरीके से सपोर्ट करती है। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि जो तेरा मन ना हो वो मत कर। उन्होंने ये कहा जो तेरा मन है वो कर ले, ना मन है मत कर। अच्छा ऐसा कभी नहीं कहा कि ये कर ले जबरदस्ती। बहुत अच्छा। सारे पेरेंट्स होते हैं कि यही कर, पढ़ाई में जा आगे। ऐसा कुछ नहीं कहा, तेरा मन है कर अच्छा ले, नहीं अंकित, है मत कर। जैसे आपको ऑफिस में या काम में होता है कुछ क्वेश्चंस माइंड में होते हैं, कुछ क्वेरीज होती है, उत्सुकता होती है, क्या आप अपनी मम्मी से आके डिस्कस करते हैं? कई बार कर लेता हूँ। हाँ, जैसे घर कुछ मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ तो मैं मम्मी से आके डिस्कस कर लेता हूँ, घर वालों से कर लेता हूँ कि आज मेरे साथ यही हुआ। अब देखिए, हम आपको अंकित की फैमिली के बारे में बताते हैं। अंकित की मदर हैं और बहनें हैं और अंकित अकेले भाई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, फैमिली में मैं अगर इकोनॉमिक की बात भी नहीं करूं तो एक इनको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो है ही, क्योंकि बहनें हैं, माँ हैं, तो घर की तरफ भी इनको ध्यान रखना होता है। और जब हम घर की इज्जत करते हैं, अपनी माँ, मदर की, सिस्टर की, ऑब्वियसली हमारे माइंड में बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे विचार आते हैं। और सबसे पहली बात है कि हम गलत काम करने से डरते हैं। तो अंकित में हमने वो भी पॉइंट देखा और अपनी जो ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी जो काम की जिम्मेदारी है, तो ये बखूबी उसको निभाते हैं। अच्छा अंकित, ये बताइए, एक सेल्स में या स्टॉकिस्ट में या मेडिकल लाइन में आप काम करते हैं, कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो जो बोलते हैं पार्टी से क्वेश्चन हैंडलिंग, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो पार्टी ऑब्जेक्शन उठा रही है उसका आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो उसमें यानी कि आप अपने मतलब कि पार्टी को लूज़ कर रहे हैं। मतलब पार्टी लूज़ हो रहा है तो आपका मतलब कि सेल्स कम हो रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनसे रिलेशन बना के रखना। रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, सेल्स में। अच्छा जी, तो अंकित ये बताओ, आपने कहा कि क्वारीज को जवाब देना होता है, जो प्रश्न है उनको जवाब देना होता है। तो आप मुझे बताइए, इसके लिए प्रोडक्ट का नॉलेज जरूर होता है केवल, या आपके बात करने का तरीका, आपके कन्विंस करने का तरीका, आपके अच्छे रिलेशंस हैं? मान लीजिए कि अगर मैं एक आपसे बात कर रही हूँ, आपसे मेरे से आपके अच्छे तालमेल है, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो गई आप एडजस्ट करोगे। गलती और एरर होना एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है। जब हम काम नहीं करेंगे तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, और जब हम कोई भी काम करेंगे, छोटी भी गलती होती है, बड़ी भी होती है, तो गलती को सुधार के उसको माफ़ करके आगे बढ़ा जाता है। जब मुझसे भी बहुत गलती होती है, मैं भी जॉब करती हूँ, तो उसके लिए आप में क्या गुण होने चाहिए, ये थोड़ा आप बताएं सबको। लेकिन एक तो पेशेंस जरूरी है, मेन तो ये है। अच्छा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरे की सबसे पहले बात सुने पूरी, अगर आप पूरी बात नहीं सुनोगे तो आधी अधूरी जवाब दोगे, आधी अधूरी बातें होंगी, तो वो फिर पार्टी भी लूज होगी, थोड़ा सा आप भी उनकी तरफ कम ध्यान दे पाएंगे और आप सोचोगे उनसे कटें, तो वो पार्टी से लूज होना ही होगा, आपका सेल्स कम होना है मतलब कि। तो इसलिए सबसे पहले तो पेशेंस है। फिर उसके बाद बहुत ऐसा ना हो कि ऐसे शब्द ना बोलें आप किसी भी पार्टी पे जाते हैं कि वो हमसे थोड़ा सा हर्ट हो, दूरी बनाए। हम थोड़ा सा उनसे रिलेशन थोड़ा ऐसा फ्रेंकली रहना चाहिए कि जिस
जिससे वो हमसे कतराए ना किसी भी बात को लेते हुए करते हुए, कि पेमेंट का इशू हो या कोई भी आपका प्रोडक्ट का इशू हो या कोई आपका डिलीवरी का इशू हो, कोई भी ऐसा इशू हो तो वो हमसे कतराए ना, कि फिर वो ये सोचे कि हम इस पार्टी को ना देके किसी और पार्टी को दे देते हैं, कोई इशू नहीं। वो ये कुछ पार्टीज ऐसी भी कर लेती हैं कि जिनका नहीं पसंद आया तो उनको काट देती हैं और दूसरों को काट देते हैं। अच्छा, तो अंकित ने हमको बताया कि देखिए, अगर आपको एक सेल्स पर्सन को, एक मार्केटिंग पर्सन को, एक एमआर को, एक मेडिकल लाइन को, या किसी भी प्रोडक्ट में सेल्स और मार्केटिंग की लाइन में, चाहे आप ऑफलाइन सेल कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे आप फील्ड सेल कर रहे हैं, है ना, तो उन्होंने बताया 3 बातें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नॉलेज। दूसरा इन्होंने ये बोला कि आपको अपनी जो पार्टीज़ हैं, एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, जो आपके कस्टमर हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनसे आपको इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे मेंटेन करने हैं। वो हम तब मेंटेन करते हैं क्योंकि गलती हमसे भी हो जाती है, गलती उनसे भी। अगर उनसे कहीं एरर हो गया तो हम उसमें कोऑर्डिनेशन लेके चलें, प्लस हमसे कहीं एरर होता है, गलती है, हम उसको एक्सेप्ट करके उसको सुधार के आगे बढ़े, ऐसा ही ना कि। और तीसरा इन्होंने ये बोला है कि देखिए, अपनी सबसे पहले किसी की समस्या को ध्यान से सुने। ध्यान से हम सुनेंगे तभी उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अगर हम ध्यान से नहीं सुन रहे हैं और अपनी ही बात रखे जा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं छोटा सा जो ग्रीवांस है, छोटा सा हमारा जो मतभेद है, वो बड़ा रूप ले सकता है और पार्टीज टूट भी सकती हैं। अच्छा, तो अंकित ये बताओ कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं सेल्समैन के? पर्सनैलिटी ट्रेट्स में सेल्समैन के मतलब जो कैमरा चल रहा है ना मुझे, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं? मतलब जैसे होता है ना कि आमतौर पर जब मैंने भी ग्रेजुएशन किया था, मैं जॉब नहीं करती थी, तो मेरे को लगता था अगर सेल्स मार्केटिंग की जॉब करनी है तो आपको बहुत कॉस्टली ड्रेस पहननी चाहिए, है ना, थोड़ा इंग्लिश बोलना चाहिए, थोड़ा सा आपको एक लुक आना चाहिए, मेरे पास एक महंगा बैग होना चाहिए, और मेरा थोड़ा ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि मेरी मतलब आसपास के लोगों को लगे भाई ये सेल्स का आदमी है। तो क्या ऐसा है? वैसे देखा जाए तो होना तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं भी है तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है, क्योंकि आप सबसे पहली बात आप जो ड्रेस है, ड्रेसअप थोड़ा सा सेंस सही होना चाहिए कि आप जो जिससे मिलने जा रहे हो तो थोड़ा सा अजीब नहीं लगे कि डार्क के ऊपर डार्क पहन लिया तो और अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा, वो बात है। तो हाँ बताइए। जिनसे आप मिलने जा रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा जो जब आप मिलने जाएं तो उनसे थोड़ा सा पहले ही मीटिंग ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे उसे भी अच्छा लगे कि मुझे इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंस दिए, तो उससे बंदा कन्विंस होने में थोड़ा सा जल्दी कन्विंस हो जाता है। ओके जी। तो देखिए, अंकित ने हमें बताया कि फॉर्मल ड्रेस जो है वो जैसे सभी लोग मतलब यूजुअली पहनती हैं, तो एक फॉर्मल ड्रेस थोड़ा सा वो अच्छा लगता है। दूसरा इन्होंने हमको ये बताया कि अगर आपने अपॉइंटमेंट लेना है किसी से सेल्स मतलब प्रोडक्ट के लिए, तो वो थोड़ा सा पहले ही आप वहाँ पहुँचे, पहले ही अप्रोच करने की कोशिश करें टाइम से। ऐसा नहीं है वो आपका इंतजार कर रहे हैं और आप लेट हो गए ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए इंग्लिश का क्या रोल होता है? इंग्लिश स्पीकिंग बहुत सारे मतलब जो ऐसे युवा हैं हमारे आपके जैसे, तो वो कहते हैं इंग्लिश नहीं आती, वही मैं तो आगे बढ़ नहीं सकता ना। मार्केटिंग में नहीं, वो तो इंजीनियरिंग में भी और दूसरे उसमें भी। आपको क्या लगता है सेल्स की लाइन में, क्योंकि आप तो मेडिकल लाइन में हैं, तो क्या इंग्लिश बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है या थोड़ी आनी भी चाहिए, या हम काम करते करते सीख सकते हैं? हम काम करते करते भी सीख सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश आनी ही चाहिए, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में अगर आप हिंदी नहीं बोले तो फिर। या ग्रेट। देखिए, अंकित ने हमको बताया, मैं मानती हूँ एमआर लाइन में इंग्लिश की जरूरत होती है, लेकिन इनका कहना बिल्कुल परफेक्ट है कि आप शुरू में ना घबराएं। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आपकी ग्रोथ है, आप काम करते करते सीख सकते हैं। क्यों? देखिए, इंग्लिश थोड़ी हर जगह की अलग होती है। मैं कहूँ मेडिकल लाइन की इंग्लिश मेरे को नहीं आती है, मैं अगर लीगल लाइन की इंग्लिश कहूँ तो वो अलग होती है थोड़ी सी, और आपस में बातचीत की अलग होती है। तो कभी भी नर्वस नहीं हो, इंग्लिश यूनिक कोई सी भाषा है। आज अगर मैं मद्रास चली जाती हूँ, चेन्नई जाती हूँ, तो मेरे को ऑब्वियसली वहाँ की थोड़ी तमिल भी आनी चाहिए, लेकिन अगर मैं रहूँगी वहाँ के लोगों के बीच में, उठूँगी बैठूँगी, तो मुझे ज़रूरत के आती है, उतनी आ जाती है जितना उससे हो जाएगा। तो ये अंकित ने बहुत एक की पॉइंट और बताया कि अगर इंग्लिश आपको थोड़ी कम आती है तो आप नर्वस नहीं हो, कदम को पीछे नहीं हटाएं, और जैसे हम काम सीखते हैं वैसे ही हम इंग्लिश नहीं कोई सी भी भाषा ज़रूरत के हिसाब से सीख सकते हैं। अब मेरी सिस्टर इंडोनेशिया में रहती है, वो थोड़ा थोड़ा सीख गई है ज़रूरत का, तो ज़रूरत का आदमी सीख लेता है।
भाषा वही है, जैसे हमको भूख लगी हमने खाना खाया, जैसे हमने जाड़ा हुआ हमने हमने कोट पहन लिया, उस तरह से रिक्वायरमेंट है वहाँ इंग्लिश या अदर लैंग्वेज कोई भी हम सीख सकते हैं। तो लैंग्वेज को कभी भी इशू ना बनाएं। अच्छा अंकित, बजट के बारे में बताओ। इस लाइन में जाने के लिए क्या बजट की जरूरत होती है कि भाई मेरे को इतना एक्सपेंसिव करना है, मैं तभी इस लाइन में जा सकता हूँ, मेरे को इतने कॉस्ट्यूम्स कपड़े महंगे महंगे उन्होंने बैग लेना है, मेरे को इंग्लिश सीखनी है, पहले तो स्पीकिंग सीखनी है, ये ऐसा है? या काम के साथ साथ आप खुद से भी अनुभव लेके ये सब जो सराउंडिंग है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप काम के साथ साथ ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कॉस्ट चाहिए। आप पहले किसी और के यहाँ जॉब करें, सबसे पहले तो ऐसा वहाँ जॉब करें, उससे फिर वहाँ से आपके कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जब आपके कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे तो आप MR लाइन में जा सकते हो, बहुत अच्छी लाइन है, ऐसी बात नहीं। MR एक ये नहीं कि वो हर जगह इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश वाली कन्फ्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी सारे इंग्लिश ही बोलते हैं। जितने डॉक्टर्स हैं उनके साथ इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करना है, ऐसा ही। आपको सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ नहीं, वो नॉलेज ट्रेनिंग्स के थ्रू मिल जाती है। ओके। कंपनीज ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स कराती हैं जो इनके थ्रू मिल जाती है, ऐसा नहीं। तो वो उस लाइन से जा सकते हैं। फिर MR बनने के बाद आप स्टॉकिस्ट की तरफ, जब आप एक अमाउंट बजट बना लें अपना, तो उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फर्म खोलें, फिर उसके बाद आपको मार्केट में थोड़ी सी वैल्यू, फेस वैल्यू भी हो जाती है, उसके बाद ईजी हो जाएगा आपके लिए वर्क करना। बात ये है, मैंने भी यही सोचा था, तो मेरी BSc जैसे अब कंप्लीट हुई है, तो अब मुझे तो MR बनने का कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि MR बनने का कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। अब स्टॉकिस्ट है, तो स्टॉकिस्ट के बाद नॉलेज सब मिल जाती है, स्टॉकिस्ट बन जाता है इंसान, तो धीरे धीरे सब नॉलेज आ जाती है। तो उसमें 6 से 7 महीने मतलब शुरुआत आप कर सकते हैं किसी के पास जॉब करने से भी, चाहे कम सैलरी मिल रही हो तो उस पर कर देना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा आगे अमाउंट चाहिए तो उसके लिए। अच्छा, तो अंकित ने हमको ये बताया, देखिए स्टार्टिंग में आप पैसे को एक तरफ, पैसे को कमाने के लिए लाइफ है, पहले आपको उसके लिए तैयार होना है। जी। जैसे एक सिपाही जब लड़ाई में जाता है, उसकी ड्रेस है, उसके पास बंदूक है, उसको चलानी भी आनी चाहिए, है ना, उसका पूरा अपने को सेव करना, फिर चलाना, फिर दुश्मन पे वार करना। उस तरह से पहले हम पे एजुकेशन है, स्किल्स है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे जैसे हम पहचान बनाएंगे, पैसा हमको हमारे पास आएगा, जी। हमें वहाँ पहुँचना है, नहीं हम पैसे के लिए सोचो। अभी स्टार्टिंग में मान लीजिए अभी मेरे को काम आता नहीं है, मेरे पास स्किल्स भी नहीं है, अब मैंने बहुत अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली पर मैं वहाँ काम नहीं कर पाई, तो मैं तो फेल हो गई, मेरा मार्केट में नाम खराब हो गया, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। मार्केट में नाम खराब हो गया, आप जिसके यहाँ जॉब कर रहे हो या हाँ, कहीं काम कर रहे हो, वो आपको निकाल देगा, और कहीं आप जाओगे तो वहाँ पे रेफरेंस गलत रेफरेंस पड़ेगा, पड़ेगा, और आपकी फीस वैल्यू और कम होगी। इससे तो अच्छा है कि आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, हाँ, अपनी फीस वैल्यू और अच्छी अपने बना के दम पे चलें, अपनी अपनी पहचान बनाए। पहचान बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा अंकित, ये बताओ जैसे कि आप स्टार्टिंग में फील्ड में जाते थे तो आप नर्वस होते थे? बातचीत करने में थोड़ा सा हेजिटेट होता है, क्योंकि मुझे अजीब लगता है किसी से बातचीत करना, और जब जिसकी नॉलेज ना हो तो और अजीब लगता है। पता चला उसने कोई ऐसा टर्म बोल दिया कि जो मेरे समझ से बाहर चला गया, फिर मैं क्या करूँगा। तो उसको हैंडल करने के लिए ऐसा होता है, जी जी आपका सही है सर, हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, आपका जो इशू है इसे हम करें, फिर वो लिख लो या ध्यान रख लो, और फिर पूछ लो जहाँ जिनको पता हो उसके बारे में, उनसे कंफर्म कर लो। कंसल्ट करने के बाद फिर उसके बाद जवाब दो। उसके बाद अगले दिन अगर कोई आपको लगता है कि आप गलत है अगर कोई, तो सॉरी सर उस समय थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, मैं किसी और काम में था, ऐसे बातचीत करके आप हैंडल कर सकते हो सर। ओके, अंकित ने क्या बताया, जैसे स्टार्टिंग में इनको हेजिटेशन तो सबको होती है, मैं सेल्स मार्केटिंग की बात नहीं करूँ, मैं HR की करूँ, प्रोडक्शन की करूँ, स्टार्टिंग में हेजिटेशन एक पार्ट होता है ह्यूमन साइकोलॉजी का, तो वो भी इन्होंने फेस किया। पर ये क्या करते थे, अपनी गलतियों को लिख के लाते थे, गलतियाँ ही नहीं सुधार के बिंदुओं को लिख के लाते थे, फिर उनको एनालिसिस करते थे, फिर नेक्स्ट मीटिंग में कोशिश करते थे कि मैं उन बिंदुओं पर ध्यान दे के आगे बात को रखूँ, कन्विंस करूँ। अच्छा अंकित, ट्रेनिंग का क्या रोल रहता है, जैसे आपकी ट्रेनिंग आप लेते होंगे? नहीं, मेरा जो ट्रेनिंग हुआ सिर्फ डॉक्टर था, जो उन्होंने मुझे जितना सिखाया था उतना ही है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर मैं यहाँ से खुद ही सीख गया, जैसे नाम नहीं पता था किसी पैरासीटामोल के अलावा, कोई नाम ही नहीं पता था मुझे। तो धीरे धीरे जब वहाँ बैठा, सुपरवाइजर के तौर पर बैठा, तो मैंने पहले से दिन नाम वाम पढ़ने शुरू करे थोड़ा सा पूरे स्टोर में, कि ये नाम है, अच्छा ये इनकी दवाई आती है, तो मेन जो नाम है प्रोडक्ट का नाम है वो ध्यान रखना पड़ा। फिर जैसे जैसे हम वहाँ से बातचीत धीरे धीरे काम करते रहे, उसके बाद फिर रंग मेरे उसी में काम। अच्छा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग वगैरह होती है आपकी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग या नया प्रोडक्ट आया कोई? तो वो नहीं, वो हमारी नहीं होती, वो तो MR MR वगैरह की होती होती है।
और जो हमारा तो जो स्टॉक्स का काम है, जो डिलीवरी और बीच का जो पर्सन है उसको पूर्ति करने के लिए हमारा। ओके। अच्छा भाई बताओ, जैसे कि आपको क्या लगता है कि आपने आपने सपोज आपने अपने डॉक्टर साहब से ट्रेनिंग ले ली, आपके पास मटेरियल भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, सॉफ्टवेयर भी है, उसमें आपकी तरफ से इनपुट क्या होता है? हमारी तरफ से इनपुट ये होता है ऑर्डर का। मेन तो है कि आप सेल्स लाओ, ओके। सेल्स लानी है। एमआरपी ऑर्डर, एमआरपी आपको सेल नहीं दे रहा है या कोई कंपनी वैसे ही नहीं, तो हम पर्सनली भी मिलके किसी से, जैसे आप बहुत सारे, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को नहीं जानते हैं मार्केट में, जब आप जाएंगे तो आप धीरे धीरे पहचान बनेगी कि आप अपने नाम से, फर्म के नाम से आओगे तो आपको उसी फर्म से याद आ जाएगा कि हाँ एसेंस फर्म से अच्छा ये है, ठीक है ठीक है, ऑर्डर लिख लीजिए। फिर ऐसे ऑर्डर मिलने लगते हैं धीरे धीरे। शुरुआत में नहीं मिलते हैं, ये नहीं कि मिलते, शुरुआत में नहीं मिलते, मुझे पता है थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो लोग जान जाते हैं कि हाँ फर्म अच्छी है, फर्म है, लेकिन काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, ऑर्डर दे देते थे। कब तक फॉलोअप, जब तक फॉलोअप नहीं करो कैसे काम चलेगा, फॉलोअप करते रहो हो जाएगा। अच्छा, अंकित ने बोला है कि आपको देखिए फॉलोअप जरूर लेना है, फॉलोअप करते रहिए, एक ना एक दिन आपको जो है वो आपकी डील जो है वो फाइनल हो जाएगा, होनी है, पक्की डील हो आपकी फ्रूटफुल होनी है। कब तक अच्छा मना अंकित करेगा? हैं? कब तक मना करेगा? कब तक मना करेगा? हाँ, जब एक फेस मतलब फेस वैल्यू हो जाती है ना इंसान की, कभी ना कोई तो ध्यान आएगा। हो जाए, ये तो चलो आज इनसे बात कर ही लेते हैं, फिर जब प्रोडक्ट यूज़ करेंगे अगर उनको अच्छा लगा तो फिर आपका बढ़ेगा बिल्कुल मार्केट। बिल्कुल, जाहिर सी बात। अच्छा अंकित ये बताओ, मार्केट में टिकने के लिए 3 क्वालिटीज बता दो, सेल्स मार्केटिंग अनुभव के बेस पे, 3 शॉर्ट में। 3 शॉर्ट में सबसे पहले तो डेली वर्क कंसिस्टेंसी जरूरी है, रेगुलरिटी, ओके। और टाइम, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट Okay. जरूरी है, और आपके पास जो स्टॉक्स है वो पूरे फुलफिल करते हैं, अवेलेबल। राइट। अंकित ने देखिए ये स्टॉकिस्ट है, मैं सेल्स और मार्केटिंग की बात करूं तो ये उनसे थोड़े अबव लेवल पे आते हैं। तो इनका कहना है कि सबसे पहले मार्केट में जमने के लिए, रुकने के लिए और अपने प्रोडक्ट की मांग को बढ़ाने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए, ऑर्डर्स लाने के लिए, और उनको ऑर्डर तब आएंगे जब डिलीवरी आप टाइम से देंगे। इन्होंने 3 बातें बताई हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा रेगुलर चेजर होना चाहिए। ये नहीं आप बैठ गए, अरे यार 10 दिन पहले तो अभी वहाँ से आ जाएगा, अभी आने वाला है, अरे वहाँ से कल नहीं, आपको रेगुलर फॉलोअप लेनी है। ओके। दूसरा इन्होंने बताया कि आपको टाइम मैनेजमेंट, आपने जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, आप डायरी मेंटेन करते हैं हार्ड कॉपी, तो टाइम का ध्यान रखिए। अगर कोई पार्टी ने आपको 21 तारीख को 3 बजे बुलाया है तो आपको 21 तारीख को 2:45 बजे पहुँचना है। तीसरा इन्होंने कहा अभी ऑर्डर लेकर आ गए, अब सबसे ज़रूरी है आपके पास स्टॉक तो हो, तो ऑब्वियसली क्योंकि स्टॉक के हिसाब से ही ऑर्डर लेंगे, तो स्टॉक को मेंटेन करना एक बहुत ही मेजर काम होता है। और मैंने भी, क्योंकि हेल्थ केयर में HR में मेरा जॉब था, तो जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते थे तो स्टोर के जो एम्प्लॉय काम करते थे उनको फर्स्ट यही आता था कि स्टॉक में वेरिएशन आ जाता है, और एक नाम की काफ़ी दवाइयाँ होती हैं, सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस कराया जाए, तो वो कुछ एडवाइस भी करते थे, तो वो हमें भी अच्छा लगता था। और एक दिन मैं भी स्टोर में गई, मैं भी कंफ्यूज हो गई, एक नाम की 5 दवा, वही टैबलेट, वही छोटी शीशी, वही बड़ी शीशी, अलग अलग मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, ये तो काम है मोस्ट डिफिकल्ट टास्क हो। अच्छा अंकित, आपका युवाओं के लिए संदेश बताओ थोड़ा सा, आप क्या देना चाहते हो? क्योंकि जैसा कि मेरी नॉलेज में मैं आपको पहचानती हूँ, आपने अपने सबसे पहले तो इस सोच को अपने दिमाग से निकाला कि मेरे को ग्रेजुएशन के बाद ही काम करना है, और आपने बहुत अच्छी बात है कि 12th करते ही अपना एक लाइन बनाई, और आपने 3 साल पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी की। कितने % मार्क्स आ गए हैं आपके ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन मेरे सेकंड डिवीजन है। गुड, सेकंड डिवीज़न इनकी आई है, और देखिए मेहनत करी है इन्होंने, और जॉब भी किया और पास भी हुए, सेकंड डिवीज़न भी लाए हैं। ओके। और तो आपने वो मेहनत की, फिर आपने अपनी पहचान को, रेफरेंस से आपको मौका मिल गया सौभाग्य से, और आपने उस मौके को खोया नहीं, उसी को पकड़ के आप 4 साल से एक ही फर्म में काम कर रहे हैं, और एक स्टॉकिस्ट की हैसियत से आप काम कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, अगर मेरा एक स्टॉक है मेडिकल का, उसमें लाखों रुपए की मेडिसिन होती हैं, और उसको संभालना, वो जिम्मेदारी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। और जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसको ये फॉलो कर रहे हैं, तभी इन्होंने मार्केटिंग में अपनी फेस वैल्यू पहचान बनाई है। और 5 साल बाद इनकी कोशिश है कि एक मेट्रो सिटी में एक युवा या युवती जो आगे बढ़ के पहुँचती है, मुझे उस जगह अपनी लाइन में आगे उतनी सैलरी में पहुँचना है, जो इनकी पहचान अगर ये आज दिमाग में रख के बैठे हैं तो ऑब्वियसली
कहीं ना कहीं उसको टच करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक अपना कदम बढ़ाने की रफ्तार को तय कर लिया है। तो अंकित आप ये बताइए कि अच्छा अपनी 2 कमी बताओ। मेरी तो कमी ये है, सबसे पहले मुझे आलस बहुत आता है। अच्छा आलस बहुत है मेरे अंदर। अच्छा कम काम करने का जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं, जैसे मैं बैठ गया, मान लीजिए मैं घर आ गया बैठ गया, फिर मन नहीं करता काम करने हाँ वो थोड़ा सा का तो वो आलस ज़्यादा है मेरे अंदर। हाँ वो मेरे अंदर भी है। 8-10 घंटे वो दूसरी दुनिया में रहते हैं, फिर घर आओ, फिर आँख खोल के देखो वो भीड़ की आवाज़ हो जाती है ना जी। कान में। अरे फिर लगता है अब चलो यहाँ चेंज कर लेते हैं अपना वो जी। फेस। जी जी। तो दूसरा है कि मुझे है ना दूसरी मतलब कि थोड़ा सा काम करने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स ज़्यादा जैसे हो जाता है ना, फिर उसके बाद में छुट्टियाँ ज़्यादा एंजॉय करने का हॉलीडेज ज़्यादा चाहिए। तो हॉलीडेज का जो मेरे डॉक्टर साहब कोई इशू रहता है थोड़ा कभी और, तो वो भी है मेरे अंदर। अच्छा अच्छा ये तो बंद पड़ा सोनी ना है, यस राइट कर दूँ है, ये चल रहा है ना। चल रहा है ओके, हाँ चल रहा है चल रहा है। तो देखो अंकित ने बताया है कि इनको 2 इनकी कमियां हैं। तो इनको आलस रहता है हाँ, जी और घर आते हैं इनको फिर और कोई काम करने का मन नहीं करता। जी जी तो वो काफ़ी लोगों में होता है। जी और धीरे धीरे जब समय बदलता जाता है तो हम रमते जाते हैं, तो ये चीज़ छूट जाए, इसको कभी नेगेटिव नहीं लेना है ना। और दूसरा इसके लिए क्या होता है, जब सुबह उठते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो जो कामकाजी लोग होते हैं तो पूरे दिन उनमें स्फूर्ति रहती है और उनका माइंड भी थोड़ा सा वो हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो अच्छा दूसरी कमी दूसरी कमी ऐसा मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सा कमी हूँ, तो मुझे पढ़ाई में मन नहीं करता थोड़ा सा। अरे ये कोई कमी नहीं होती है, ये तो मेरा मन नहीं मतलब फोकस नहीं कर पाता हूँ पढ़ाई से, काम में मेरा बहुत मन लगा रहता है, काम में कर लूँगा मैं कोई इशू नहीं, डाइवर्शन हो, पढ़ाई में नहीं डाइवर्शन है। नहीं ऐसा होता है। देखो ये समय का वो होता है। अब देखिए मैं अगर खाने की चीज़ की भी बात करूँ ना, टाइम टू टाइम चेंज होती है। अब मान लो हमें बचपन में शौक होता था कि हम मूंगफली बहुत खाएं। अब हमें मूंगफली इतनी अच्छी नहीं लगती। अब हमको क्या अच्छा लगता है कि हम पेस्ट्री खा लेते हैं, हम वो खा लेते हैं मोमोज। तो एक ऐसा नहीं है, इस बात को दिमाग से निकालो। इंटरेस्ट अपने आप ही क्रिएट होता है, और क्रिएट कब होता है जब हमारी समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग में कोई थोड़ा फॉल्ट आ सकता है क्योंकि टीचर पे बहुत डिपेंड करता है कि वो बच्चों का या स्टूडेंट का इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाता है। तो वो आप खुद से खींचने में सफल रहे, लेकिन खुद से जब आप बात को समझोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। अब देखिए कोई पिक्चर आ रही है, अगर आप उसका थीम ही समझ में नहीं आ रहा तो आप बंद करो, बोर हो गए। लेकिन आपको समझ में आ रही है, चाहे अरे अभी पिक्चर देखने से काम करने दो फिर बात करूँगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको खुद ही से डेवलप करना है। ये आपकी कोई कमी नहीं है। जब आपको रुचि आएगी, जब आप समझेंगे कैसे, उसको अपनी कल्पना से समझने की कोशिश करना, अपने आप इंटरेस्ट आपको आएगा। तो अच्छा अंकित, आप एक बात बताइए, आप महिलाओं के लिए इस लाइन में क्या संदेश, क्या आपने कभी महिलाओं को देखा है एमआर में, सेल्स में, मार्केटिंग में, या कोई मैसेज है आपको उनके लिए? हाँ महिलाएं इसमें हैं, ऐसा नहीं है। एमआरशिप पे तो नहीं है, मैंने कम देखा है, सब एक्चुअली देखा ही नहीं है मैंने, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भागने दौड़ने का काम है, फील्ड वर्क ज़्यादा ज़्यादा रहता रहता है, तो इसलिए उसमें कम वो आते हैं। लेकिन मैंने जो स्टॉकिस्ट के पास हैं, जो मतलब कि एक बैक ऑफिस ऑपरेशन, हाँ जो आप कहें ना, तो जो सारा काम एक जो महिला कर सकती है ना, वो मतलब कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेती है। यस, तो वो उसके लिए बहुत परफेक्ट है, और Yes. किसी भी स्टॉकिस्ट या होलसेलर के पास बहुत अच्छा काम होता है। मैं दिल्ली भी गई थी ऑडिट करने, 2 बार मैंने किया। तो वहाँ एक तो ऑफिस ऐसा था, वहाँ फीमेल ही ऑफिस वर्क कर रहे थे, तो उनको फूडिंग भी दिया जाता था दिन में। तो मैंने उनसे क्वेश्चन मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छा रहता है। हाँ मैंने कहा आपने मेल कैंडिडेट यहाँ क्यों नहीं रखे? उन्होंने कहा जितना कंसंट्रेशन, जितनी ईमानदारी से ये काम करती हैं, और जब ये सर झुका के काम करने बैठेंगी तो काम करके ही उठेंगी। और जो अगर हम पुरुष कर्मचारी रख लेंगे, वो बीच में स्मोकिंग करने भी बाहर जाएंगे, तो टहलने भी जाएंगे, थोड़ा बाहर जरा घूम के भी जाएंगे। इनके साथ ये दिक्कत नहीं है, ये अपना काम करेंगी और काम से कर जाती है। तो देखिए कितनी इन्होंने अपने अनुभव के बात पे महिलाओं को कितना अच्छा मैसेज दिया है कि वो फील्ड वर्क नहीं है इस एमआर लाइन में। यहाँ पर वैसे बाहर तो है, एक बड़ी सिटीज़ में इंटरनल होता है भाई, जो गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह हैं और फीमेल जाती हैं, वो इंटरनली वर्क करते हैं, हाँ बाहर इंटीरियर्स पे नहीं जाते। हाँ इंटीरियर उनका एरिया लिमिटेड होगा, लिमिटेड होता है तो उनका, तो उसमें लेकिन
इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया। जो बैक ऑफिस में है, जो स्टॉकिस्ट के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, तो महिलाएं बहुत अच्छा मैनेज करती हैं। इन्होंने महिलाओं को कॉम्प्लीमेंट भी दिया है, मुझे खुशी हुई कि उनका प्रशासनिक कंट्रोल अच्छा रहता है। अच्छा, तो आप अपनी मदर को कोई मैसेज देंगे, बिकॉज वो आपके साथ चलती हैं, आपको रास्ते दिखाती हैं और आपको हमेशा पॉजिटिव रखती हैं और आपसे उनकी कुछ उम्मीदें भी हैं। सबसे बड़ी बात है वो उन बच्चों की माएँ बहुत अच्छी होती हैं, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, जो महिलाओं को समझते हैं। तो आप में वो गुण हमें दिखा जो आपकी मदर ने आपको दिया। तो अपनी मदर के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? मम्मी तो अच्छी नहीं है हमारी, अच्छा, उसे तो कोई इशू है ही नहीं। तो पिटाई नहीं करेगी उन्होंने? नहीं, ये इस बात में मैं खासी हकीकत में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कभी मारा नहीं है। बहुत कम पिटा, मेरे घर में सब पिटे हैं, मैं नहीं पिटा। अच्छा। मैं इस बात में बहुत लकी हूँ। बल्कि अगर पापा होते तो वो बहुत मारते मुझे। अच्छा। उनका कंट्रोल मुझ पे ज्यादा चलता है और अच्छा। बाकी सब पे नहीं चलता है। अच्छा। जी। तो देखिए, इन्होंने अपनी मम्मी को ये कहा है कि मम्मी ने बिना पिटाई किए उनको प्रैक्टिकल फील्ड में अपने बच्चे को भेज के कि जा अकेले और अपने लाइफ में आगे बढ़, जो तेरे को पसंद है वो काम कर। तो ऑब्वियसली देखिए, बच्चा अगर गलत करता है तो उसको भी खुद भोगता है, अगर कुछ अच्छा कर रहा है उसका लाभ भी बच्चे को मिलता है। तो बच्चे को आज़ादी देनी चाहिए। तो आपकी मदर ने वो काम किया। ये उन सब माताओं के लिए भी है जो बच्चे को ज़बरदस्ती, अरे नहीं ये काम कर, ये कर, ये कह दिया, ये कर, नहीं। और जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार किसी वजह से नहीं देते तो वो गलत है। और बच्चे की तरक्की में चाहे बेटा हो या बेटी, उसमें मदर फादर का रोल बहुत होता है। खास करके जो हम माँ शिक्षा देती है उसका बहुत रोल होता है। तो हमें आपसे जो सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि महिलाओं के प्रति आपके मन में एक सम्मान है और एक इज्जत है। अच्छा अंकित, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगी, क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ, मैं फॉर टाइम भी यहाँ पर हूँ, जब भी आपकी तरक्की हो, क्योंकि मेरा चैनल तो रहेगा हमेशा परमानेंट, तो मैं इसमें इनपुट अपनी कैलिबर अपने टाइम जो मेरे को समय मिलेगा आगे उस हिसाब से दूंगी। तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका पूरा युवाओं को बताऊंगी कि ये कहाँ पहुँचे अब 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो आप मुझे ज़रूर बताना। और मुझे भी अच्छा लगा कि इस शहर में इतनी अपॉर्चुनिटी है, मुझे नहीं पता था बहुत एक्चुअली। अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, अगर हाँ। देखा जाए तो यस ढूंढने वाले की कमी है। यस। देखिए, बाहर हम रहते हैं तो हमारा एडिशनल खर्चा बहुत हो जाता है। यहाँ पर उतना हमारा आउटपुट वही, अगर मैं छान कर बोलूँ ना, छान कर, तो लमसम वही बेनिफिट आता है। लमसम लमसम नहीं, बल्कि आप वहाँ से ज़्यादा यहाँ सेव यस कर पाओगे। यस। तो और वहाँ से ज़्यादा देखभाल और जो फिटनेस है, जो आपकी क्या समय कहते दे हैं, सकते हो समय अपने दे लिए। सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। पॉल्यूशन से बच सकते हैं। पॉल्यूशन है और मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। और अकेलापन वहाँ हाँ। बहुत होता है। तो सहजता जीवन में। वहाँ भी मैं एक साल मैंने काम किया है, बाहर भी करा है, दिल्ली जो रहा है, वहाँ भी मैंने काम किया है। तो मेरा तो 6 महीने के बाद मन नहीं लगा, मैं भाग गया। अच्छा, वहाँ से आ इन्होंने गया। ये बताया कि दिल्ली गए थे जॉब करने, वहाँ इन्हें अकेलापन लगा और ये यहाँ पर आ गए, वहाँ बन फैमिली गया लाइफ बस। को अपनी एंजॉय कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ। तो देखिए, हमें किससे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली उन सब युवाओं के लिए जो किसी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी सोच को छोड़ें, कदम बढ़ाएं, समय का ध्यान दें, समय की बहुत कीमत होती है, और आगे बढ़ें। और हाँ, अंकित ने हमें ये भी बताया, सेल्फ ट्रेनिंग, अपनी सोच, पॉजिटिव सोच, भाषा का कोई ब्रेकअप नहीं होता कि साहब मेरे पास इंग्लिश नहीं है तो मेरा ड्रॉबैक है। नहीं, इंग्लिश नहीं, और भी कई भाषा की ज़रूरत पड़ सकती है जो हमें समय के साथ ज़रूरत के लिए आती है, जिस सराउंडिंग में, वातावरण में रहते हैं। तो अंकित, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जो HR में काम करती हूँ, मैंने बहुत अलग अलग तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, उनसे बात भी की है। और मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ उन युवाओं को जिनको लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, या हम छोटे शहर से हैं, यहाँ हम उतनी तनख्वाह, मेन तो तनख्वाह ही होती है ना, उतनी तनख्वाह में फोकस नहीं कर सकते। बट नहीं, जिस व्यक्ति ने स्टार्टिंग में, जिस युवा ने बहुत छोटे अमाउंट से अपने करियर को स्टार्ट किया और अपनी लगन से पहचान बना के आज वो MR से ऊपर एक स्टॉकिस्ट की हैसियत से काम करते हैं। और मेडिकल लाइन में स्टॉक को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है, ये इंडिविजुअल मैंने भी देखा है। तो अंकित, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तरक्की जरूर कोट कराना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप मुझे बताना कि तरक्की आपने किस किस हुनर, किस किस स्किल के, किस किस सोच के साथ की, और आपकी मदर ने आपको वहाँ क्या क्या सपोर्ट दिया। और आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप तरक्की करें। और जो स्मॉल सिटीज़ हैं, जितने योग्य युवा हैं, उनको भी फ़ायदा है कि उनकी स्किल्स से उनको लाभ होगा, कहीं ना कहीं ये इन शहरों का विकास होगा। विकास तो युवा ही करते हैं ना कहीं का भी। तो आप लाइन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, और इन सब जो आपकी सोच है
और फिल्टर करें और काम सीखें। और मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे 6 महीने 1 साल बाद तो आपके स्टॉक का शेप भी बड़ा होगा।